नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर जो औरत आलिशा को यहाँ पर उस लोकेशन पर लेकर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि रानी अवंतिका थी। इसलिए यहाँ पर रानी अवंतिका आलिशा को कहती हैं कि देखिए रानी साहिबा, आप अंदर जा रही हैं तो आप थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा आपको। इस बात पर अब आलिशा कहती है जी हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और यह सुनते ही अब वो औरत फिर से कहती है दिव्यांशी को राजमहल में जरूर लाना, भले ही वो अधमरी हालत में ही क्यों ना हो, क्योंकि दिव्यांशी का राजमहल में आना बहुत ही जरूरी है। रानी अवंतिका की इस बात पर अब आलिशा कहती है हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती है? उन्हें राजमहल में लेकर क्यों आना है, क्या आप मुझे बताएंगी? इधर ये सुनते ही अब वो औरत कहती है आपको इस वक्त हमारे ऊपर भरोसा रखना होगा। देखिए अभी मैं आपको जो कुछ भी कह रही हूँ आप बस आंख बंद करके मेरी बातों को सुनिए और हाँ देखो मैं जो भी कुछ कह रही हूँ मैं वो सही कह रही हूँ, इसलिए प्लीज़ अभी बिना कोई सवाल जवाब किए मैंने आपको जितना कहा है आप उतना कर दीजिए, क्योंकि दिव्यांशी को राजमहल में लाना जरूरी है। इसलिए ही हम आपको ये कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे छोड़ना नहीं, उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, लेकिन हाँ उसे इतना छोड़ देना कि उसकी सांसें चलती रहें और वो राजमहल में आए। रानी अवंतिका की ये बात सुनते ही बालिशा कहती है देखिए अगर हम सच कहें तो आपको लेकर हमारे दिल और दिमाग के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। जहाँ एक तरफ दिल आपकी हर एक बात पर भरोसा कर रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपकी हर एक बात को मानूं, तो वहीं हमारे दिमाग में आपको लेकर बहुत से सवाल हैं, क्योंकि मेरा दिमाग आजकल जो सिचुएशन चली हुई है जहाँ अपने ही अपनों के नहीं होते और वैसे भी हमारे तो इतने दुश्मन हैं, तो उन सब चीज़ों को देखकर यहाँ पर मेरा दिमाग बहुत ही कुछ पूछना चाहता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं और आप मुझे ये सब कुछ क्यों कह रही हैं। और सच कहें तो हमें नहीं पता है कि हम आपके ऊपर भरोसा करके सही भी कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि मैंने बस आपके ऊपर भरोसा कर लिया है, लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा हम नहीं जानते, क्योंकि हम खुद अपने दिमाग और दिल के बीच में एकदम से उलझे हुए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर कविन आलिशा सीधे ही उसके साथ जो ये असमंजस की स्थिति चली हुई थी वो इसे अब यहाँ पर इस औरत यानी कि रानी अवंतिका के सामने बयां कर देती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी, वो भी नहीं जानती थी कि जो औरत अभी उसकी हेल्प कर रही थी वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो इसी महल की रानी अवंतिका थी, यानी जिसे वो यहाँ पर अपनी राजमाता कहते थे, जिसे वो यहाँ पर अपनी रानी माँ मानते थे। इधर ये कहते हुए आलिशा उस गाड़ी से बाहर निकलकर जाने लगती है, तो वहीं आलिशा के जाने के बाद उस औरत की नज़र सिर्फ और सिर्फ आलिशा पर ही थी, या वो औरत अपनी ही सोच में थी कि तभी किसी ने अभी उनकी तरफ के गिलास विंडो को नॉक किया। जैसे ही यहाँ पर रानी अवंतिका की विंडो नॉक होती है तो उसे सुनकर वो औरत जब पीछे मुड़कर देखती है तो यहाँ पर एक 6 फीट का एक शख्स वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसे देखकर तो अब इस औरत के अचानक से होश ही उड़ जाते हैं और अब वो शख्स अब उस औरत को अब अपने हाथ के इशारे से बाहर आने के लिए कह रहा था। इधर इस इशारे को देखकर अब ये औरत गाड़ी में इधर उधर देखने लगती है, जिससे कि वो शख्स के ऊपर
अटैक कर सके, क्योंकि उसे यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को बचाना था। इससे पहले कि यहाँ पर रानी अवंतिका कुछ भी ढूंढ पाती, तब तक यहाँ पर गाड़ी का दरवाजा अब खुल चुका था। ये देखकर तो वो औरत अब हैरान हो जाती है और वो देखती है कि वो शख्स उसके ऊपर अब अपनी बंदूक को ताने हुए खड़ा था और वो अब उसके ऊपर अपनी बंदूक को तानते हुए ही कहता है, बिना अपना दिमाग लगाए चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारा जो भी हाल होगा ना, इसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। ये सुनते ही अब वो औरत अब उस गाड़ी से चुपचाप बाहर निकल जाती है। तो वो शख्स कहता है, क्या बात है, अब जरा ये घूंघट भी हटाइए, जरा हम भी तो देखें इस घूंघट के पीछे कौन सा चेहरा छिपा हुआ है। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। उस शख्स की ये बात सुनते ही अब वो औरत अपने एक पाँव से अब उस शख्स के हाथ के ऊपर अटैक करती है, क्योंकि रानी अवंतिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके बारे में जान सके। वो इस शख्स के साथ कहीं भी नहीं जा सकती थी, इसलिए अभी उसने बड़ी ही चालाकी से अभी इस आदमी के ऊपर इसे बिना पता चले ही अटैक कर दिया था। जैसे ही इस आदमी के ऊपर अटैक होता है तो उस आदमी के हाथ में जो अभी रिवॉल्वर थी जिसे उसने अवंतिका की तरफ ताना हुआ था, वो भी अचानक से डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही अब उसके हाथ से ये रिवॉल्वर नीचे गिरती है तो वो औरत अब वहां से भागने लगती है। तो वहीं वो शख्स भी अब उस औरत के पीछे पीछे ही भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक स्वाति मल्होत्रा की गाड़ी भी वहां पर आ जाती है, क्योंकि स्वाति की गाड़ी में भी यहाँ पर धनंजय और महेंद्र दोनों ही थे। इधर गाड़ी से उतरते वक्त अब धनंजय अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल से कहते हैं, देखो महेंद्र, थोड़ा संभल कर गाड़ी को देखो, अंदर से लॉक कर देना, और चाहे जो कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर तो बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। धनंजय अच्छी तरह से जानते थे कि महेंद्र की फाइटिंग कैसी थी। महेंद्र फाइटिंग में बिल्कुल ही जी रहे थे, बल्कि वो यहाँ पर बस वकालत ही लड़ सकते थे। इधर अब अपने भाई की इस बात पर महेंद्र कहता है, भैया मैं तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन अब अगर किसी ने इस गाड़ी को ही उड़ा दिया तो गाड़ी के साथ साथ तो मैं भी तो उड़ ही जाऊंगा ना भाई। अब आप मुझे खुद ही बताइए, आप समझ रहे हैं ना। देखो भाई, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मुझे इस तरह से यहाँ इस गाड़ी में मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ गाड़ी में तो मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं आपके साथ रहा तो मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, महेंद्र, तुम बात को समझने की कोशिश करो, वहाँ पर हम दुश्मनों से फाइट करेंगे या फिर तुम्हें बचाएंगे, क्योंकि वहाँ पर खतरा और भी ज्यादा है। यहाँ पर गाड़ी में तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। इधर स्वाति यानी कि इस औरत की ये बात सुनते ही अब महेंद्र कहता है, ओ हेलो, तुम जो कोई भी हो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से तुम भूल गई हो कि हम यहाँ पर किसी को बचाने। अब वो इतना ही कहता और इस बात को अधूरा छोड़ते हुए ही कहता है, एक मिनट। और ये कहते हुए ही महेंद्र अब अपनी उंगली पर अपने मन में उंगली पर अब अपने मन में ही मानो वो कुछ गिनने लगता है, मानो वो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन कर रहा हो। और अब वो यहाँ पर उंगली पे काउंट करता है, 1 रेवती दीदी, 2 लतिका, 3 वो आकाश गुलेरिया और 4 अंजलि मल्होत्रा। हाँ, जहाँ पर आप दोनों जा रहे हैं वहाँ पर आप दोनों 4 लोगों को बचा सकते हो, तो इस 5वें को भी बचाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि देखो, मैं यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं बचूंगा, इसलिए देखो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन 4 के साथ मुझे भी बचा लेना। भाई प्लीज आप इस औरत से यानी ये जो भी कोई है, आप इसकी बातों में नहीं आएंगे ना। प्लीज आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। आप मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। देखो मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं यहाँ पर तो
बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। अब महेंद्र यहाँ पर एक छोटे बच्चे की तरह धनंजय के सामने जिद कर रहा था, क्योंकि महेंद्र को भी नहीं पता था कि जिस औरत को वो ये सब कह रहा है वो कोई और नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा थी। इधर महेंद्र को इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देखकर ये सुनते ही अब धनंजय अपने भाई को देखकर कहते हैं, महेंद्र तुमसे बहस में भला कोई जीत सकता है क्या? क्योंकि बस एक यही काम है जो तुम बखूबी कर सकते हो। यू आर अ बेस्ट लॉयर एंड आई नो। तो अब तुम भी चलो हमारे साथ, अब अगर तुम मान ही नहीं रहे हो तो। इधर ये सुनते ही महेंद्र पीरामल के अब जी में जी आता है, क्योंकि उसे यहाँ पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रहना था। इधर अब महेंद्र ने कहा, ये हुई ना बात मेरे भाई वाली। अब चलो जल्दी से चलते हैं। आलिशा वहाँ हॉस्पिटल में परेशान हो रही होगी। इधर ये सुनते ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, ओ रियली, आपको लगता है कि आलिशा अभी भी हॉस्पिटल में ही है? और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने विंडो से बाहर की तरफ ही देख रही थी। इधर उसे ऐसे देखकर अब धनंजय कहते हैं, व्हाट डू यू मीन? द आलिशा हॉस्पिटल में होगी, इसका क्या मतलब है? क्या आलिशा वहाँ से निकल चुकी है? धनंजय की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा अब अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोलकर बाहर उतर जाती है। तो वहीं धनंजय भी अब अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर जब वो बाहर आते हैं तो उनके पीछे अब महेंद्र पीरामल भी निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि महेंद्र को अभी भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके भाई ने हाँ तो कर लिया हो, लेकिन वो उसे अकेले यहाँ गाड़ी में ही छोड़कर चले जाएं। और जैसे ही वो तीनों अब सामने देखते हैं तो यहाँ पे एक फाइटर, जो कि वहाँ से कुछ ही दूरी के वॉकिंग डिस्टेंस पर बने एक घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर अब महेंद्र कहते हैं, ये कौन है भाई, जो फ्रेंच ट्रेडिशनल फाइट में मास्टर है? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये कोई इस फ्रेंच की टेक्निक में बेस्ट नहीं है, क्योंकि सच बात तो ये है कि फ्रेंच ट्रेडिशनल फाइट में तो बस एक रानी आलिशा ही बेस्ट है। मैं तो उन्हें ही बेस्ट मानती हूँ। और हाँ, जो उन्हें टक्कर दे सकता है वो रोहित मारवा है। इधर ये सुनते ही अब महेंद्र कहता है, इसका मतलब कि ये आलिशा है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर आलिशा को यहाँ का पता बताया किसने? और एक बात, अगर वो यहाँ पर आ ही रही थी तो उसने ये बात हमसे क्यों नहीं? इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, देखो महेंद्र, इस वक्त हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आलिशा यहाँ पर है और कैसे आई। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालना है, हमें उन्हें बचाना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट तो वही है, और वो भी पूरी सेफ्टी के साथ, क्योंकि हम अपने इन चारों लोगों में से किसी को कुछ भी नहीं होने देंगे। इसलिए अभी ये सारे सवाल छोड़ो, अगर यहाँ पर आलिशा आई भी है तो हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और ये कहते हुए ही वो सभी अभी आगे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं आलिशा भी उन लोगों के साथ फाइट कर रही थी, क्योंकि आलिशा अब तक अंदर पहुंच चुकी थी और वो अब अपने हर एक पंच से उन लोगों को वहीं पर एक पंच में ही मार गिरा रही थी कि तभी एक दिशा से वहां पर अब ढेर सारे लोग अब अचानक से आ जाते हैं, जिनके हाथों में तलवारें थी और वो सभी यहाँ पर आलिशा को घेर कर खड़े हो जाते हैं और आलिशा के चारों ओर अब वो चक्कर लगाने लगते हैं। ऐसा जान पड़ रहा था कि इन लोगों ने यहाँ पर अपने हाथों में तलवार को लेकर यहाँ पर एक घेरा बना लिया हो और उस घेरे के बीच में सिर्फ अकेली यहाँ पर आलिशा खड़ी थी। तो वहीं आलिशा की नजर भी अब उन सभी के ऊपर ही थी। आलिशा काफी चौकन्ना होकर यहाँ पर इनके बीच में खड़ी हुई थी। आलिशा को अच्छी तरह से पता था कि इन सभी को ब्लैक पैलेस से भेजा गया था, क्योंकि वो यहाँ पर इन लोगों को देखकर ही पहचान गई थी, क्योंकि इस तरह की स्वॉर्ड फाइटिंग तो वहीं के ही फाइटर्स को सिखाई जाती है। यहाँ आलिशा इधर अपनी ही सोच में थी कि तभी उन लोगों में से अब एक आदमी आलिशा के पास आकर अब अपनी तलवार से उसके ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी आलिशा ने यहाँ पर इसे देखकर वो थोड़ा सा झुककर खुद को अब यहाँ पर बचा लेती है, क्योंकि इससे पहले कि वो सक्सेस के ऊपर अटैक करता आलिशा यहाँ पर चौकन्ना हो जाती है। ये देखकर तो अब सभी एक साथ ही अचानक से आलिशा के ऊपर टूट कर पड़ते हैं। वो सभी आलिशा के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी स्वाति मल्होत्रा ने जब ये देखा
तो वो भी यहाँ पर 4 फीट हवा में उड़ जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने देख लिया था कि यहाँ पर आलिशा इन चारों के बीच में अकेली फंस चुकी है। इसलिए वो 4 फुट हवा में उड़कर जंप करते हुए ही वो यहाँ पर इस घेरे में आकर खड़ी हो जाती और वो सीधा ही यहाँ पर आलिशा के सामने आकर खड़ी थी। और आलिशा के सामने आकर वो खड़ी होकर कहती है, रानी साहिबा आप अंदर जाइए, आप कैसे भी करके अंदर जाइए, इन लोगों को हम संभाल लेंगे। इधर अब यहाँ पर अपने सामने अचानक से एक औरत को देखकर अब आलिशा इतना तो समझ गई थी कि ये चाहे जो कोई भी है, ये उसकी कोई वेल विशर ही है। इसलिए अब यहाँ पर आलिशा भी अब उसकी बात को सुनकर कहती है, बी केयरफुल। इस बात पर अब स्वाति कहती है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। इस औरत की ये बात सुनते ही आलिशा ने अब यहाँ पर एक जोर की लात अब यहाँ पर एक आदमी के सीने पर मारी, जिससे कि उसका रास्ता यहाँ पर साफ हो गया था। क्योंकि आलिशा को इस घेरे से निकलना था, इसलिए वो यहाँ पर किसी को मारकर ही यहाँ से निकल सकती थी। और वो जैसे भी यहाँ इस घेरे से बाहर निकलती है तो वो जल्दी से उस घर की तरफ जाने लगती है। और जो भी कोई अब उनके रास्ते में आ रहा था वो सभी को यहाँ पर अब अपने एक वार से ही मार गिरा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर स्वाति आलिशा को बचाने के लिए यहाँ पर इस घेरे में आकर खड़ी हो गई थी, तो स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर स्वॉर्ड फाइटिंग को संभाला हुआ था। स्वाति साफ साफ देख रही थी कि यहाँ पर जिन लोगों के बीच में वो खड़ी है उन लोगों के हाथ में तलवारें हैं, जबकि यहाँ पर स्वाति के हाथ खाली थे। क्योंकि स्वाति बस अब अपनी फाइटिंग के साथ ही जीत सकती थी। लेकिन ये सब देखकर स्वाति ने बिना समय गवाए ही उसके सामने जो 2 लोग थे, स्वाति ने अचानक से उन 2 लोगों के ऊपर एक लात मारी। जैसे ही यहाँ पर उन लोगों के ऊपर लात लगती है तो वो दोनों अपना बैलेंस खो देते हैं और वो दोनों के दोनों लोग अब यहाँ पर जमीन पर गिर जाते हैं। जब ये आदमी यहाँ पर जमीन पर गिरे तो उनकी तलवारें भी नीचे गिर गई थी। इधर उनकी तलवारों को देखकर स्वाति मल्होत्रा ने बिना समय गवाए एक ही झटके से अपने दोनों ही हाथों में जल्दी से उन तलवारों को उठा लिया था, ताकि वो अपने सामने मौजूद इन सभी लोगों के साथ फाइट कर सके। इसलिए अब स्वाति एक करके उन सभी के ऊपर ही अटैक करने लगती है। स्वाति अब अपने हर एक वार से उन लोगों को मौत के घाट उतार रही थी। क्योंकि स्वाति मल्होत्रा के दोनों ही हाथों में तलवारें थी, स्वाति यहाँ पर अपने दोनों ही हाथों से तलवारें चलाती जा रही थी। स्वाति के दोनों हाथ बिजली की स्पीड की तरह चल रहे थे कि तभी उन सभी के ऊपर अब यहाँ पर एक चोपर आकर उड़ने लगता है, जिसे देखकर अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं, महेंद्र केयरफुल एक काम करो, तुम अभी आलिशा के साथ अभी उस घर में चले जाओ। क्योंकि देखो आलिशा अभी वहां पर गई है, तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं तुम्हें संभालता रहा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। धनंजय की ये बात सुनते ही अब महेंद्र कहते हैं, जी भाई ठीक है, मेरे लिए तो यही सही है कि मैं अंदर ही चला जाऊं, क्योंकि मुझे आलिशा तो बचा ही लेगी। और ये कहते हुए ही वो उस घर की तरफ जाने लगता है। तो वहीं धनंजय की नजर सिर्फ अब उस चोपर पर ही थी। तो वहीं रानी आलिशा ने भी यहाँ पर एक जैसे ही वो इस घर के पास पहुंचती है तो वो यहाँ पर एक जोर की लात अब उस दरवाजे पर मारती है। आलिशा ने जैसे ही यहाँ पर अपने पूरे प्रेशर के साथ इस दरवाजे पर लात मारी तो जिससे ये दरवाजा टूट जाता है। तो रानी आलिशा की नजर ये दरवाजा टूटते ही वहाँ पर सामने बंधे प्रिंसेस लतिका और आकाश पर जाती है। प्रिंसेस लतिका और आकाश को देखकर अब रानी आलिशा कहती है, आप दोनों ठीक तो है ना? क्योंकि वो अब तक इन दोनों तक तो पहुंच चुकी थी। और कहती है यहाँ पर रानी आलिशा के इस बात का जवाब वो दोनों देते कि तभी आलिशा के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज आती है, आइए आप रानी साहिबा, मुझे तो बस आपके ही आने का इंतजार था। अरे मैं कब से बेसब्री से आपके आने का इंतजार कर रही थी, अब मुझे मजा आएगा। इधर ये आवाज सुनते ही रानी आलिशा जब उस आवाज की दिशा में देखती है तो जो नजारा उसके सामने आता है तो उसे देखकर तो आलिशा के अचानक से होश ही उड़ जाते हैं।
और ये नज़ारा देखकर अब आलिशा चिल्लाते हुए ही कहती है, माँ माँ। इधर यहाँ पर दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में मल्होत्रा हाउस में किशन मामा भी यहाँ पर अंजलि मामी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार फ़ोन लगाने के बाद भी उनका फ़ोन यहाँ पर लग ही नहीं रहा था। इधर क्रिश, जो कि काफी समय से अपने पापा को ही देख रहा था, क्रिश अब अपने पापा को देखकर कहता है, पापा पापा आप इस तरह से परेशान मत होइए। माँ को कोई जरूरी काम होगा, इसलिए ही शायद वो आपका फोन नहीं उठा रही होंगी। जैसे ही वो फ्री होती हैं वो आपको कॉल कर लेंगी। ये सुनते ही यहाँ पर किशन मामा कहते हैं, जब से तुम्हारी माँ हम लोगों के साथ पेरिस से यहाँ पर आई है ना क्रिश, पता नहीं क्यों वो कुछ काफी बदल सी गई हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ और क्या सोचूं, क्योंकि तुम्हारी माँ के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। क्योंकि जो अंजलि पहले हुआ करती थी, वो अंजलि वाली बातें उसमें अब नहीं है। अब अपने पापा की इस बात पर अब क्रिश कहता है, पापा आप ज्यादा मत सोचिए, आप ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि माँ मामा के घर गई होगी। आपको याद है ना कि लास्ट टाइम मामा जी यहाँ पर जब आए थे तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी उन्हें यहाँ पर देखकर, इसलिए आप ज्यादा सोचिए मत। सब सही है, क्या पता वो उन्हीं सब चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए गई हो। अब मैं देखो सोने जा रहा हूँ, और हाँ मैंने दादी माँ को उनकी मेडिसिन भी दे दी है, तो अभी आप ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि अगर अब आप भी ज्यादा सोचेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी हेल्थ खराब हो जाए। इसलिए अभी आप भी अपने कमरे में जाइए और जाकर सो जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी तबीयत खराब हो जाए। क्रिश की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर किशन मामा भी कहते हैं, हाँ शायद क्रिश तुम ठीक कह रहे हो, वो शायद अभी बिजी होंगी, इसलिए वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही होगी। ठीक है बेटा, ऐसा करो तुम भी जाओ और जाकर सो जाओ। तो तुम मेरी चिंता मत करो, हो सकता है कि तुम सही ही कह रहे हो। ये कहते हुए ही वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो इधर होटल पैराडाइज में बने हॉल में यहाँ पर दो में पार्टी चल रही थी, और वहाँ पर अब हंसराज मारवा एक के बाद एक पैग पी रहे थे। अपने भाई को ऐसे करता हुआ देखकर अब हंस पंकज मारवा उन्हें रोकते हुए ही कहते हैं, भैया क्या कर रहे हैं आप ये? अगर इस तरह से एक के बाद एक पैग पीते रहोगे तो आपको होश भी नहीं रहेगा और आप यहीं पर ही गिर जाओगे। आप अपनी बॉडी को इतना टॉर्चर क्यों दे रहे हैं? इस तरह से तो आप अपना खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। देखिए भैया, हमें ठंडे दिमाग से कुछ सोचना होगा। इस तरह से बार बार पैग लगाने से तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी ना। हम इस तरह से सिर हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते हैं। पंकज की ये बात सुनते ही हंसराज मारवा कहते हैं, आज रात मैं उस रोहित को जान से ही मार दूंगा, और साथ के साथ उसकी माँ को भी। अरे 16 साल पहले जो काम अधूरा रह गया था ना, अब उसे मैं पूरा करूंगा। अरे जो काम मुझे 16 साल पहले ही पूरा कर देना चाहिए था, और अब मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकेगा ये सब करने से, क्योंकि अब मेरे हाथों से ये दोनों माँ बेटा तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हैं। क्योंकि हंसराज मारवा भी इसलिए परेशान थे क्योंकि रोहित ने साफ उनके हिस्से के शेयर यहाँ पर उसकी पत्नी यानी कि आयशा मारवा को ट्रांसफर करने की बात कह दी थी। और ये कहते हुए वो अपने हाथ में लिए हुए उस गिलास पर अब अपने हाथ का इतना प्रेशर देते हैं गुस्से में कि वो कांच का गिलास अब यहाँ पर उनके हाथ में ही टूटकर बिखर जाता है। और क्योंकि उनके हाथ में वो कांच टूटा था तो इसमें बहुत सारे कांच उसके हाथ में भी लग जाते हैं, जिससे अब हंसराज मारवा के हाथ से ब्लीडिंग भी होने लगती है। उसके हाथ से बहुत सारा खून बह रहा था। अब यहाँ पर अचानक से इतना सारा खून देखकर यहाँ पर अब पंकज मारवा अब अपनी पॉकेट से जल्दी से एक रुमाल को निकालते हैं और कहते हैं, ये क्या चीज है? अरे ऐसे कौन करता है भाई? और अब अपने भाई को वहाँ पर
उनकी चोट पर बैंडेज करते हुए ही कहते हैं, पहले यहाँ के डॉक्टर के पास चलते हैं और उसके बाद ही हम आपके प्लान पर अपना काम करेंगे। देखो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन अभी आपको डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। वैसे क्या आप जानते हैं कि वो आयशा है कहाँ पर? आपको इसके बारे में कुछ भी पता है? क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना कि आयशा का कुछ अता पता ही नहीं है। पंकज की इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पंकज, मैं हूं ना। वो आयशा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अरे वो पनौती जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, उसने तो मेरी जिंदगी में ग्रहण ही लगा दिया है। अब बस बहुत हो गया। अब मैं ये माँ और बेटे को जिंदा ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब मैं इन दोनों का किस्सा हमेशा के लिए ही खत्म करने वाला हूँ। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मुझे किसी का भी डर नहीं है। इधर हंसराज की इस बात पर पंकज मारवा कहते हैं, भाई प्लीज यहाँ से चलते हैं। देखिए ये सारी की सारी बातें बाद में करते हैं। देखिए अगर किसी ने आपको इस हाल में देख लिया ना, तो ये हमारे लिए और भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना भाई मैं क्या कह रहा हूँ? पंकज की इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। वो रोहित मेरे भाई की औलाद बिल्कुल अपने बाप पर ही गया है। अरे जैसा उसका बाप है ना, सेम वैसा ही वो रोहित भी है। इधर ये सुनते ही पंकज अब अपने भाई के हाथ को पकड़कर अब उन्हें वहां से दूसरी तरफ लेकर जाने लगते हैं। तो वही हंसराज भी अब अपने मन में रोहित के बारे में अब यहाँ पर अनाप शनाप बोल रहा था, क्योंकि हंसराज के ऊपर अब यहाँ पर नशा कुछ ज्यादा ही हो गया था, जिससे अब उसका सारा का सारा गुस्सा रोहित और आयशा के लिए निकल रहा था। जहाँ पर पंकज बार बार उन्हें कुछ भी बोलने के लिए मना कर रहे थे, तो वही हंसराज था कि जो उनकी एक भी बात को नहीं सुन रहा था और वो दोनों के बारे में बहुत ही बुरा बोल रहा था। तो इधर दूसरी तरफ गुलेरिया फार्म हाउस के बाहर भाग्यश्री अब इधर उधर श्रेया को ढूंढने लगती है, क्योंकि भाग्यश्री भी वहां पहुंच चुकी थी। उसे यहाँ पर अनिका की हेल्प करनी थी। तो वहीं उस घर के अंदर अब यहाँ पर अनिका जो कि अभी उसी घर के अंदर थी, वो भी यहाँ पर श्रेया के लिए उसे बचाने के लिए आई थी। अब अनिका फिर से कहती है, कहाँ पर है श्रेया? अनिका की इस बात पर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, क्या बात है, तुम मुझसे पूछोगी और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दूंगा? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। और अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही अनिका को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अब अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को यहाँ पर अपने गुस्से में भींच लेती है। इससे पहले कि अनिका यहाँ पर कोई भी एक्शन लेती कि तभी करण गुलेरिया यहाँ पर बीच में ही बोलते हुए ही कहते हैं, इस इंसान से तुम्हें अपने हर एक रिश्ते का बदला लेना है। तुम समझ रही हो ना अनिका? इधर ये सुनते ही अब अनिका भी कहती है, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? अब उसकी इस बात पर राजीव गुलेरिया कहते हैं, वैसे तो अनिका इस इंसान को मारने का तो आलिशा का ही हक है, क्योंकि इस इंसान ने फ्रांस की राजमाता के साथ जो कुछ भी किया था वो बात अब हमसे छुपी नहीं है। और वो आलिशा की नानी थी, तो मैंने सोचा था कि वो इस इंसान से सिर्फ अपनी नानी माँ कहे नहीं बल्कि अपनी दादी माँ का भी बदला लेगी, क्योंकि आलिशा को अपनी नानी माँ के साथ साथ अपनी दादी माँ का भी बदला लेना था। अब यहाँ पर ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं, अब तो तुम सब कुछ समझ ही गई हो ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारा यहाँ पर आना जरूरी था। करण गुलेरिया की भी इस बात पर अब यहाँ के हिडन मैसेज को अनिका अच्छी तरह से समझ जाती है कि वो यहाँ पर क्या कह रही हैं। और अब वो राजीव की तरफ देखकर कहती है, अंकल आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, फ्रांस में रानी साहिबा इनकी ही एक पार्टनर का हिसाब करने में लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पर वो भी बहुत ही बिजी है, क्योंकि इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। इनकी एक पार्टनर का हिसाब वो वहाँ पर करेंगी और यहाँ पर मैं इनका। अगर सब कुछ सही रहा ना तो एक साथ आप चारों की ही मौत पक्की होगी, लेकिन फिर भी 2 की मौत तो आज कंफर्म ही है। भले ही सबकी ना हो पाए, लेकिन ये 2 तो आज पक्का ही ऊपर का रास्ता नापने वाले हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी मौत से पहले आप अपनी जिंदगी के सभी पाप को एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिए।
और यहाँ पर अनिका ये कहते हुए ही अब एक जोर का पंच देवराज गुलेरिया के ऊपर यहाँ पर मारने ही वाली थी कि तभी देवराज गुलेरिया ने अनिका के उस पंच से एक अच्छा डिफेंड कर लेते हैं और अब आज उससे इवन एक अच्छा डिफेंड करते हुए ही उन्होंने अनिका के अटैक को रोके हुए कहा, बोलो बोलो मत, मैं तुम्हारा दादा हूँ और मेरे पास तुम्हारे हर वार का जवाब है। लगता है कि तुम्हें अपने परिवार की चिंता बिल्कुल भी नहीं है और शायद इसीलिए ही तुम यहाँ पर आई हो। काश एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेती। अब एक काम करो, जरा सामने उस स्क्रीन पर तो देखो, वो क्या है ना कि तुम्हारे दादाजी ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अरे मैंने ऐसे ही अपने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। नाउ यू मीट द रियल देवराज गुलेरिया। मेरी सोच तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता है। आई एम द राइट हैंड ऑफ द डायमंड किंग। कोई भी उनके मूव्स के बारे में पता ही नहीं लगा सकता है। वैसे तुम्हें देखना चाहिए तुम्हारे बेवकूफ रिश्तों ने हमारी कितनी मदद की है। वेल आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैम। ये सुनते ही यहाँ पर जब अनिका हैरानी से उस स्क्रीन की तरफ देखती है तो सामने के नज़ारे को देखकर अब अनिका के तो होश उड़ जाते हैं। इधर अनिका को इस तरह से हैरान देखकर उसके इस रिएक्शन पर जब करण और राजीव भी अब उस स्क्रीन पर देखते हैं कि आखिर अनिका को क्या हुआ, तो राजीव के मुंह से अब अचानक से ही निकल जाता है नेत्रा और उसने अब इन चारों ही बच्चों को किडनैप कब और कैसे किया।